19 जुलाई 2025 रात के करीब 11:30 बजे सोनाली ने अपनी माँ को आखिरी बार फ़ोन किया। उसने तड़पते हुए कहा, मम्मी, मेरी सास ने मुझे कुछ पिला दिया है। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ। प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन जब परिवार उसे बचाने पहुँचा तो घर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। अंदर से बेरुखी सा जवाब मिला, चाबी कहीं गुम गई है और हम इतना महंगा ताला नहीं तोड़ सकते। आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे सोनाली के साथ उस रात क्या हैवानियत हुई थी और क्यों एक मासूम बेटी को 46 दिनों तक तड़प तड़प कर अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए जानते हैं सोनाली शर्मा केस की पूरी खौफनाक सच्चाई। 18 फरवरी 2024 यही वो दिन था जब सोनाली शर्मा और आदित्य शर्मा की नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। लेकिन सोनाली को पता नहीं था कि इसी दिन से उसके दर्द और तकलीफ भरी जिंदगी की शुरुआत होगी। पूरे रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई। शादी में 14,50,000 रुपये नकद दिए गए। उसके साथ घर का सारा सामान भी दिया गया। वहाँ पर मौजूद सभी लोग नए जोड़े को आशीर्वाद और आगे की जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। लेकिन उस वक्त किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि महज कुछ ही महीनों में यह शादी एक ऐसी खौफनाक मोड़ पर आ खड़ी होगी जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। जब शादी के बाद सोनाली ग्वालियर के भगवान सिंह नगर में अपने ससुराल पहुंची तो शुरुआत के करीब 6 से 7 महीने सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक ही था और कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। एक बार सोनाली ससुराल से अपने मायके आई तो उसने रोते हुए अपने पिता सतीश शर्मा और माँ को जो बातें बताई, उन बातों को सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनाली ने बताया कि ससुराल में उसकी सास, ससुर, पति और ननद ये सब मिलकर ताने देते हैं। बोलते हैं अपने पापा से कह के एक बुलेट खरीदवा लो और कुछ पैसे भी लाओ। मेरे बेटे को जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। जो सामान दिया गया है वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तुम्हारे पापा ने सब में पैसा बचा लिया है और हमें बेकार क्वालिटी का सामान थमा दिया है। अब फिर से अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदना पड़ेगा जिसके लिए और पैसे की ज़रूरत है। लेकिन जब सोनाली ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और बोली, मेरे पापा ने आप लोगों को 14.5 लाख रुपए नकद कैश दिए थे। शादी में आपके सभी रिश्तेदारों को तोहफे दिए थे और जितना भी सामान दिया था सब ब्रांडेड था। इस शादी में उनका पहले से ही बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है क्योंकि नकद कैश के बाद उन्होंने बहुत सारे सामान और शादी के अरेंजमेंट किए हैं, जिससे आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि ये शादी कम से कम 25 से 30 लाख के बीच में पहुंची होगी। उसने और बोला कि पापा को हार्ट की बीमारी है, इसलिए वो अपने पापा से कुछ भी नहीं बोलेगी। सोनाली की यह बात सुनते ही उसके ससुराल वाले आपे से बाहर हो गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। वो उसे ऐसी ऐसी बातें, गाली गलौज और ताने देते थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोनाली ने यह भी बताया कि उसकी ननद सपना अपनी माँ से कहती है, अगर ये ऐसे नहीं मानती तो इसे अपने तरीके से समझाओ, तब जाकर इसे समझ में आएगा कि ससुराल में है कि मायके में। यह सुनकर सोनाली के पिता सतीश शर्मा अपना सिर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर किस राक्षस के घर में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है। इसके बाद उन्होंने खुद सोनाली के ससुराल जाकर बात करने का फैसला किया। एक दिन वह खुद सोनाली के ससुराल पहुंचे। उन्होंने ससुराल वालों को समझाया कि शादी में पहले ही बहुत कुछ दे चुका हूँ। 14 लाख रुपए कैश, गहने, सामान और बारातियों के स्वागत में 25 से 30 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। मेरा दामाद मेरे बेटे जैसा है। जैसे ही मेरे पास व्यवस्था होगी मैं उसे एक बुलेट खरीद कर दे दूंगा। तब तक मेरी बेटी को परेशान मत कीजिए। जो भी बात हो, जो भी आपकी मांग हो, वो डायरेक्ट मुझसे कहिए। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, उसके जन्म से लेकर आज तक मैंने उसे कभी डांटा तक नहीं। हाथ उठाने की बात तो बहुत दूर है और आप लोग यहाँ तो उसे मारते हैं, उसे परेशान करते हैं। आप लोग उसे अपनी बेटी की नज़र से देखिए, बहू की नज़र से नहीं। इस पर ससुराल वालों ने कहा कि अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम सोनाली को बहुत प्यार से अपनी बेटी सपना की तरह ही रखेंगे। ससुराल वालों की तरफ से मिले दिलासे को सुनने के बाद सोनाली के पिता का मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो खुश होके अपने घर आते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने उन ससुराल वालों को समझा दिया है, अब वो लोग उनकी बेटी को कभी परेशान नहीं करेंगे।
इसके बाद कुछ महीने तक तो ससुराल में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर से उन पर लालच का दौरा पड़ा और उनकी मांगे दोबारा शुरू हो गई। वो लोग फिर से सोनाली को प्रताड़ित करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे बात सिर्फ बुलेट तक नहीं सीमित थी। कभी ओवन की डिमांड आती तो कभी कार की डिमांड आने लगी, तो कभी कभी सोने की चैन और घर के दूसरे सामानों की मांग की जाने लगी। मांगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन सोनाली अपने मायके में सब बातें बहुत कम बताती थी। वजह यह थी कि उसके पापा हार्ट के मरीज थे और सोनाली नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़े, इसलिए वह चुपचाप सारे दुख सारे तकलीफ खुद ही सहती है। वह सोचती थी कि अभी तो लाखों रुपए खर्च करके शादी की है, मेरे पापा फिर से इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, और अगर उन्हें ससुराल की इन बातों को पता चला तो और ज़्यादा तनाव लेने लगेंगे, जिससे उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि उसके पापा की कभी तबीयत खराब हो। एक बेटी से अच्छा पिता के लिए और कौन सोच सकता है। इसलिए वह बार बार अपनी माँ से यही कहती थी कि जब वो रक्षाबंधन में घर आएगी तब सब कुछ बता देगी। सोनाली खुलकर फ़ोन पर किसी से बात भी नहीं कर पाती थी। वह छुप छुप कर फ़ोन करती थी, कभी छत पर जाकर तो कभी जब घर में कोई नहीं होता था तो मौका मिलते ही वो अपने भाई और अपने माँ से बात कर लेती थी। उसके पति को अगर जरा से भी बात पता चल गई कि सोनाली फ़ोन पर अपने घर वालों से बात कर रही है तो उसे बहुत गालियाँ पड़ती थी, उसके साथ मारपीट की जाती थी। इसलिए वह अपने सारे दर्द अपने अंदर दबा के रखती थी। एक दिन सोनाली के साथ बेहद ही भयानक क्रूरता की गई। पहले चिमटे को तवे पर गर्म किया गया। जब वह चिमटा गर्म होकर लाल पड़ गया तभी सोनाली के हाथ को कसके पकड़ा गया और उस लाल हुए चिमटे को सीधे उसके हाथ पे चिपका दिया गया। सोनाली दर्द से चीखने और चिल्लाने लगी, लेकिन उस घर में उसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी तकलीफ सुनकर उन लोगों को कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उस घर की दीवारें जरूर कांप उठी होंगी। इतना ही नहीं, उसके हाथ को जलाने के बाद उस जले हुए जख्म को हाथ से मसल दिया जाता था ताकि पड़े हुए छाले फूट जाएं और वह दर्द से लगातार तड़पती रहे। सोनाली ने अपने इस जले हुए हाथ की फोटो किसी तरह चुपचाप अपने भाई को भेजी और रोते हुए बोली, घर में किसी को मत बताना, सब परेशान हो जाएंगे, और ख़ास तौर पर पापा को तो बिल्कुल मत बताना वरना उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। सोनाली के भाई ने यह बात अपने पापा से तो छिपा ली, लेकिन अपनी माँ को बता दिया। जब माँ ने घबराकर सोनाली से बात की तो सोनाली ने उनसे भी यही मिन्नत की कि मम्मी आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी और आप पापा को कुछ भी मत बताइएगा। जब मैं रक्षाबंधन पर घर आऊँगी तब आपको और पापा को सब कुछ विस्तार से बता दूँगी। सोनाली कह तो रही थी कि वह सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह इंसानों के बीच नहीं बल्कि खूंखार राक्षसों के चंगुल में फंसी हुई है, जिन्हें संभाल पाना उसके बस में था ही नहीं। वक्त बीतता रहा और सबको यही लग रहा था कि शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 19 जुलाई 2025 की वो काली रात आई जिसने सोनाली की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उस रात लगभग 11:30 बजे सोनाली ने अपनी माँ को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ बहुत डरी और घबराई हुई थी। उसने बताया कि उसके पति ने पहले तो उसे बहुत बेरहमी से पीटा, फिर रसोई में रखा चिमटा गर्म करके आज फिर से उसके हाथ पर चिपका दिया है। हाथ बुरी तरह जल जाने के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह लगातार रोए जा रही थी। तभी उसकी सास वहाँ आई और झूठा प्यार जताते हुए समझाने का नाटक करने लगी। सास ने बड़े प्यार से उसे कोल्ड ड्रिंक पीने को दिया और बोली कि वह उसे अपनी बेटी जैसा मानती हैं और अब उसके साथ कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह सब एक छलावा था, क्योंकि सास का असली मकसद उसे जहर मिला हुआ कोल्ड ड्रिंक पिलाना था। सोनाली बेचारी अपनी सास की इस ड्रामे को समझ नहीं पाई और उसने वह जहरीला कोल्ड ड्रिंक पी लिया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही कुछ ही देर में उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वह ठीक से खड़ी हो सके। जब उसने अपनी सास से गिरती हुई हालत के बारे में कहा तो सास ने अस्पताल ले जाने से साफ मना कर दिया और उल्टा उसी पर आरोप लगाने लगी कि वह सिर्फ नाटक कर रही है, उसको कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद सोनाली ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके
तड़पते हुए बताया उसकी सास ने उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के पिलाया है, जिससे उसकी सांस फूल रही है और लगातार उसे उल्टियाँ हो रही है, और साथ ही उसके हाथ पैर की उंगलियां धीरे धीरे काम करना बंद कर रही हैं। बेटी की ऐसी खौफनाक तड़प सुनकर माँ का कलेजा फट उठा और वह बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे के फ़ोन से सोनाली के पति आदित्य शर्मा को कॉल किया, लेकिन फ़ोन सोनाली की सास ने उठाया। सोनाली की माँ ने उनसे रोकर विनती की कि सोनाली की बहुत तबीयत खराब है, प्लीज़ उसे आप तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन आगे से बेहद बेतुका और बेरुखा जवाब मिला। वो बोली कि रात के अभी 12 बज रहे हैं और कौन सा हॉस्पिटल खुला होगा, आपकी बेटी नाटक कर रही है। यह जवाब सुनते ही सोनाली की माँ का दिल दहल गया और उनकी चिंता कई गुना बढ़ गई। इसी बीच सोनाली का दोबारा फ़ोन आया। इस बार उसने तड़पते हुए बताया कि वो लोग उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं। मेन गेट पर ताला बंद करके चाबी कहीं छुपा दी है और उससे कहा जा रहा है कि चाबी खो गई है। उसने यह भी बताया कि उसका दम घुट रहा है और घबराहट बढ़ती जा रही है, लेकिन वो लोग उसे ताज़ी हवा खाने के लिए छत पर भी नहीं जाने दे रहे हैं। सोनाली की बात सुनकर उसकी माँ समझ चुकी थी कि एक एक मिनट की देरी बहुत भारी पड़ सकती है। उन्होंने बिना वक्त गवाए तुरंत ग्वालियर में अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया और उनसे कहा कि सोनाली की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, ससुराल वाले उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे, प्लीज़ आप जल्दी सोनाली के ससुराल पहुंचो और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। सोनाली के रिश्तेदार बिना देरी किए तुरंत वहां से सोनाली के ससुराल के लिए निकल पड़े। जब वो ससुराल पहुंचे तो देखा कि मेन गेट पर ताला बंद है। उन्होंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ें लगाई, चिल्लाकर कहा कि सोनाली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा, प्लीज़ जल्दी दरवाज़ा खोलिए। लेकिन अंदर से ही रटा रटाया जवाब मिला, चाबी कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है, हम ताला नहीं तोड़ सकते। उधर बेचारी सोनाली लगातार अपनी माँ को फ़ोन कर रही थी। वह बार बार तड़पते हुए कह रही थी कि उससे सांस नहीं ली जा रही, घबराहट बढ़ती जा रही है और ये लोग उसे बाहर निकलने नहीं दे रहे। वह अंदर जिंदगी और मौत के बीच तड़प रही थी, लेकिन ससुराल वालों को उसके दर्द और तड़प से कोई मतलब ही नहीं था। जैसे लग रहा था कि वहाँ पे कोई इंसान नहीं, सिर्फ पत्थर दिल लोग हैं जिनको किसी की दर्द और पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला और बाहर हंगामा होने लगा तो आसपास के लोगों का ध्यान उस तरफ गया। वहाँ पे थोड़ी भीड़ आने लगी। लगातार मिनटों के बाद भी जब गेट का ताला नहीं खोला गया तो सोनाली के रिश्तेदार ने बगल वाले मकान की छत का सहारा लिया। वो तुरंत पड़ोसी की छत के रास्ते सोनाली के घर के अंदर कूदे और वहां से किसी तरह सोनाली को बाहर निकाला। उस वक्त सोनाली की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था और वह बेहद कमज़ोर पड़ चुकी थी। इसके बाद सोनाली को तुरंत ग्वालियर के बिरला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने शुरुआती जांच की और साफ कह दिया कि सोनाली की हालत बहुत नाजुक है। उन्होंने परिवार को सलाह दी कि बेहतर इलाज के लिए सोनाली को बिना देरी किए हुए तुरंत दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ले जाइए। सबसे दुखद बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सोनाली के ससुराल की तरफ से कोई अस्पताल देखने भी नहीं आया। आखिर ये कैसे इंसान हैं? 20 जुलाई 2025 को मां सुनीता शर्मा और भाई मयंक शर्मा सोनाली को लेके दिल्ली के लिए निकल पड़े, लेकिन दिल्ली जाने से पहले ही सोनाली ने अपने बयान में सब कुछ सच सच बता दिया कि उसके साथ ससुराल में क्या क्या हुआ और किसने क्या किया था। उसने अपने बयान में सभी के नाम साफ साफ दर्ज करवा दिए थे। दिल्ली ले जाते समय रास्ते में मथुरा के पास सोनाली की हालत और भी खराब हो गई। फिर भी इसी तरह उसे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू कर दिया। अस्पताल पहुंचते ही सोनाली को आईसीयू में भर्ती कराया गया। जब उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी और वह खुद से सांस भी नहीं ले पा रही थी तो डॉक्टरों ने उसे तुरंत वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। इलाज के पहले ही दिन अस्पताल में सोनाली की मां से पहले 10 लाख रुपए, फिर 3 लाख रुपए, यानी कुल 13 लाख रुपए जमा करवा लिए। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास अचानक इतने सारे पैसे नहीं होते,
इसलिए सोनाली के पिता जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम कर रहे थे और बेटी के इलाज के लिए लगातार पैसे भेज रहे थे। दिन और तारीख बदलते गए, लेकिन सोनाली की स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर लगातार इलाज करते रहे, लेकिन सोनाली की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। हर बीतते दिन के साथ उसके शरीर में एक नई मुसीबत खड़ी हो रही थी। कभी उसके फेफड़ों में गंभीर फंगल इन्फेक्शन का पता चलता, तो कभी खून में बैक्टीरियल इन्फेक्शन निकल आता। इन्फेक्शन रोकने के लिए लगातार भारी एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाइयां दी जा रही थी, जिसकी वजह से उसके लीवर पर बुरा असर पड़ा और उसे पीलिया भी हो गया। जब भी डॉक्टरों से पूछा जाता वह कब तक ठीक होगी, तो डॉक्टर कहते कि उन्हें 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मरीज की हालत बहुत ही नाजुक है और यह बता पाना बेहद मुश्किल है कि वह कब तक ठीक हो पाएगी। डॉक्टर लगातार यह पता लगाने की कोशिश करते रहे कि उसके शरीर में कौन सा जहर दिया गया है, लेकिन किसी खास जहरीले पदार्थ की पहचान नहीं हो सकी और डॉक्टर इसे अननोन पॉइजनिंग ही बताते रहे। उधर इलाज के दौरान खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अस्पताल में भर्ती होने के पहले ही दिन लगभग 13 लाख रुपए जमा कराने पड़े थे। इसके बाद हर रोज दवाइयों और बाकी इलाज के लिए करीब 40 से 50 हजार रुपए प्रतिदिन लग रहे थे। देखते ही देखते कुल मिलाकर 35 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च हो गया। माता पिता की सारी जमा पूंजी इलाज में खत्म हो चुकी थी। बेटी की जान बचाने के लिए उन्होंने रिश्तेदारों और परिचितों से भी उधार पैसे लिए, जिससे वो भारी कर्ज के तले दबते चले गए। सोनाली के पिता हार्ट के मरीज थे, इसलिए माँ और भाई ने उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में नहीं आने दिया। उन्हें डर था कि अस्पताल में बेटी की हालत देखकर कहीं उन्हें कुछ हो न जाए, इसलिए उन्हें घर पे ही रोक दिया गया। सोनाली के पापा जब भी फोन करते और बेटी का हाल पूछते, तो सोनाली की माँ यही कहकर बहला देती कि वह अब ठीक है और डॉक्टर कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में सोनाली को छुट्टी मिल जाएगी। वह यह भी कहती हैं कि सोनाली आपको बहुत याद कर रही थी, लेकिन बेचारे पिता को इस बात की खबर तक नहीं थी। उनकी कलेजे का टुकड़ा अस्पताल के बिस्तर पर इतनी भयंकर तकलीफ झेल रही है। परिवार के लिए हर एक पल किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं था। उन्हें हमेशा यही उम्मीद रहती थी कि शायद आज नहीं तो कल डॉक्टर कोई अच्छी खबर सुना दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरकार 46 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ने के बाद 3 सितंबर 2025 को सोनाली शर्मा इस दर्द और तड़प भरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गईं। सोनाली के जाने से उसके परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह थी कि जब तक वह जिंदा रही उसे एक भी राहत की खबर सुनने को नहीं मिली। वह इतने दिनों तक अस्पताल के बिस्तर पर तड़पती रही। अगर उसके जीते जी उसके गुनहगार गिरफ्तार हो जाते तो शायद उस बेबस दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाती, लेकिन उस बेचारी के नसीब में यह सुकून भी नहीं लिखा था। आज भी उसके व्हाट्सएप की डीपी पर एक फोटो लगी हुई है जिसपे IPS लिखा हुआ है। उसका सपना था खाकी वर्दी पहनना, देश की सेवा करना, लेकिन ससुराल पहुंचते ही उसकी पढ़ाई लिखाई पर ताला लगा दिया गया और ताना मारकर कहा गया, अगर तुम पढ़ोगी तो घर के बर्तन कौन मांजेगा और खाना कौन बनाएगा, साथ ही घर के साफ सफाई का ख्याल कौन रखेगा। सोनाली के माता पिता का साफ कहना है कि ससुराल वालों की पूरी साजिश यह थी उसे जहर देकर मार डाला जाए, फिर उसकी मौत के बाद सब जगह यही कहानी फैला दी जाए कि उसने अपने कमरे में बंद होकर कोई गलत कदम उठा लिया था और अब वह इस दुनिया में नहीं रही। हमें क्या पता था कि उसके मन में क्या चल रहा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। बस यही सब बोलकर वो आराम से कानून के शिकंजे से बच निकलना चाहते थे। इसलिए जहर देने के बाद उसे अस्पताल नहीं ले जा रहे थे और उन्होंने मेन गेट पर ताला भी लगा दिया था ताकि ना कोई अंदर आ सके ना कोई बाहर जा सके। लेकिन उनका यह पूरा प्लान चौपट हो गया। वो लोग इतने शातिर थे कि इस केस को हत्या का नाम देना चाहते थे। लेकिन 19 जुलाई 2025 की रात जब सोनाली को ग्वालियर के बिरला अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उसके ससुराल वाले सब के सब घर पर बैठकर
अपनी आगे की चालें चलने और सबूत मिटाने की तैयारी में जुटे हुए थे। सोनाली की मौत के बाद यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। परिवार वालों ने पुलिस पर सीधे आरोप लगाए कि एफआईआर दर्ज हुए 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। अस्पताल में सोनाली ने पुलिस के सामने साफ साफ अपने पति, सास, ससुर और ननद का नाम लिया था और अपने साथ हुई हैवानियत की पूरी कहानी भी बताई थी। पुलिस ने उसके बयान दर्ज भी किए थे, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की इस ढिलाई को देखकर आम जनता का गुस्सा भड़क उठा और सोनाली को इंसाफ दिलाने के लिए लोग हाथों में मोमबत्तियां और सोनाली की तस्वीर लेकर सड़कों पर उतर आए। सोनाली के समर्थन में निकाला गया यह जन सैलाब देखकर ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और आरोपियों को तुरंत पकड़ने के सख्त निर्देश दे दिए। इस केस की पूरी जांच सीएसपी महाराजपुरा नागेंद्र सिंह सिकरपार खुद कर रहे थे और उन्होंने आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की अलग अलग कई टीमें बना दी। इसके बाद 7 सितंबर 2025 को पुलिस को मुखबिर से एक पक्की खबर मिली कि इस केस में फरार 2 आरोपी गोरैया मार्केट के पास कहीं भागने की फिराक में खड़े हैं। खबर मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश दी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पति और ससुर के गिरफ्तार होने के ठीक 2 दिन बाद पुलिस ने सोनाली की सास को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और डीपी एक्ट के तहत कई गंभीर धाराएं लगाई, जैसे बीएनएस सेक्शन 80 सब सेक्शन 2 दहेज मृत्यु, बीएनएस 85 पति या ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता और प्रताड़ना, बीएनएस 123 विषैला या जहरीला पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाना, बीएनएस की सेक्शन 115 सब सेक्शन 2 मारपीट करके चोट पहुंचाना, बीएनएस के सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 मिलकर अपराध को अंजाम देना और डीपी एक्ट का सेक्शन 3 और 4 अवैध दहेज मांगना और लेन देन से जुड़ी धाराएं लगाएगी। 24 साल की सोनाली, जिसकी शादी को अभी 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ था और जिसने अपने माँ बाप की फिक्र में अपनी तमाम तकलीफें और दर्द लंबे समय तक अपने सीने में दबा कर रखी, वह लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। पीछे छूट गया तो बस एक रोता बिलखता परिवार, जिसने अपनी लाडली की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई और जमा पूंजी इलाज में लगा दी। सड़क से लेकर अस्पताल तक न्याय की गुहार लगाई और अभी यह परिवार सिर्फ अदालत के उस अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है जो उनकी बेटी को इंसाफ दिला सके। यही है सोनाली शर्मा की वह पूरी दास्तां और घटनाक्रम जो दहेज के दानवों की क्रूरता और एक बेबस परिवार के संघर्ष की गवाही देता है। सोनाली की आत्मा की शांति के लिए ओम शांति जरूर लिखिएगा। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा।